बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। अब सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जब समय 0 होता है, यानी कि जब हम समय शून्य मानते हैं, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो अभिक्रिया जो अभिकारक की सांद्रता होती है उसको हम R0 मानते थे। मतलब समय 0 होता था तो अभिकारक, या समय 0 कर दीजिए, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता कितनी होती थी? R0। मतलब कि अभिकारक की सांद्रता पूरी की पूरी बनी रहती थी, यानी उसमें से कुछ भी खर्च नहीं हुआ रहता था, कुछ भी उसमें से प्रोडक्ट में परिवर्तित नहीं हुआ रहता था, पूरी की पूरी अभी अभिकारक ही है, ठीक है। फिर हम ये मानते थे कि जैसे जैसे हम समय बढ़ाते जा रहे थे अभिकारक की सांद्रता घटती जा रही थी, और एक समय ऐसा आता था कि पूरा का पूरा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता था। जो पहले लेक्चर में हमने चार्ट बनाया था उसको एक बार फिर से ड्रा करते हैं और समझते हैं। जैसे यहां पर हम समय लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हम लेते हैं अभिकारक, और यहां पर हम लेते हैं बेटा उत्पाद, ठीक है। तो हम ले लिए समय, अभिकारक और उत्पाद। समय जब शून्य था तो पूरा का पूरा मान लीजिए अभिकारक की सांद्रता 10 थी, उत्पाद की सांद्रता उस समय 0 थी, क्योंकि पूरा का पूरा अभिकारक ही था, अभी समय स्टार्ट नहीं हमने किया है। अब जब हम जैसे जैसे समय को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 2 सेकंड के बाद अभिकारक अगर 8 हो जाएगा, क्योंकि अब अभिकारक घटना स्टार्ट होगा, तो उत्पाद आपका 2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो घटेगा वही यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। अब मान लीजिए 4 सेकंड के बाद की बात करी जाए तो अभिकारक घटकर मान लीजिए 6 हो गया, तो उत्पाद आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और दूसरे क्रम में घटाते हैं, यहाँ पर 9 हुआ, यहाँ पर आपका 1 हो गया। 4 सेकंड के पश्चात यहाँ पर आपका 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। 6 सेकंड के पश्चात यहाँ पर आपका 7 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। 8 सेकंड के पश्चात यहाँ पर आपका 6 हो गया, यहाँ पर आपका 4 हो गया। और 9 सेकंड के पश्चात 10 सेकंड के पश्चात यहाँ पर आपका 5 हो गया, और यहाँ पर आपका मान लीजिए 5 हो गया। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम समय बढ़ाते जा रहे हैं अभिकारक घटता जाएगा और उत्पाद बनता चला जाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत उत्पाद बन जाता है, उसमें भी कुछ समय लगता है, धीरे 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 करके उत्पाद बनता है किसी भी अभिक्रिया में। तो यहां पर आप देख रहे हैं अभिकारक 10 था और यहां पर 5 हो गया, यानी कि आधा हो गया। कितने समय में आधा हुआ? 10 सेकंड में। कितना सेकंड लग गया? 10 सेकंड लगा, तब अभिकारक आधा हो गया। तो यही 10 सेकंड अभिक्रिया का अर्ध आयु कहलाएगा। यानी कि सीधा सा अर्ध आयु काल का परिभाषा सीधा है कि जितने समय में किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है, उसी समय को हम अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। एक बार फिर से, जितने समय में किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता घटकर आधी हो जाती है, जितना समय भी लगे आधा होने में, वही समय अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। एक बार फिर से, जितने समय में किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता घटकर आधी हो जाती है, उसी समय को हम अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो समझ में आ गया। तो पिछले लेक्चर में बेटा जब हम शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कर रहे थे, तो हमने क्या माना था कि मान लीजिए 0 समय जब था तो अभिकारक की सांद्रता थी R0, यही माना था ना हमने। अब यहाँ पर हम उसके बाद ले रहे थे t समय, उसके बाद हम यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता को RT मान रहे थे, ऐसे मान रहे थे ना। लेकिन इस बार हम t नहीं लेंगे, इस बार हम इसको t½ लेंगे, यानी कि अब आधा समय, मतलब अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ठीक है।
तो टी हाफ हम ले लेते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस समय अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाएगी। ऐसा मत करिएगा कि यहाँ आर टी हाफ कर दीजिएगा, नहीं, यहाँ जीरो समय में अभिकारक की सांद्रता आर नॉट थी, तो टी हाफ समय में अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाएगी, यानी अर्ध आयुकाल में क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है, तो यहाँ पर आर नॉट बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम अपने समाकलित वेग समीकरण में रख देते हैं और अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल के लिए सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, तो पहले बेटा हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। किसके लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। यहां पर हम हेडिंग लगा लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक बात। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बेटा हमने सूत्र प्राप्त कर लिया था, अब उसको क्या प्राप्त करना है, हमने समाकलित वेग समीकरण प्राप्त किया था, आर टी इक्वल टू माइनस का के टी, ठीक है, प्लस आर नॉट, यही सूत्र हमने प्राप्त किया था। आप पिछला अपना जो आप फेयर कॉपी आप मेंटेन किए हो उसको जब आप पीछे देखेंगे तो ये सूत्र आपको मिल जाएगा कि आर टी इक्वल टू शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण था आर टी बराबर माइनस का के टी प्लस आर नॉट। ठीक है बेटा, अब इसी में हमको वैल्यू रखना है। अब हम टी के जगह पे टी हाफ रखेंगे। तो आप जानते हैं अगर ये तो टी नहीं है ना, ये तो अभिकारक की सांद्रता है, ये टी थोड़ी है, ये बता रहा है कि टी समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी थी। टी यहां पर है बेटा, ठीक है, ये तो केवल ये शो कर रहा है कि टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी थी। तो हम यहां पर क्या रखेंगे, टी हाफ माइनस के टी हाफ प्लस आर नॉट। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पर हम टी हाफ रखेंगे, जब यहाँ पर हम टी रखे थे तो टी समय के पश्चात अभिकारक की सांद्रता हमने आर टी माना था, लेकिन जब हम टी हाफ रखेंगे तो अभिकारक की सांद्रता हमको कितना रखना पड़ेगा बेटा, आर नॉट बटा 2। आप भी जानते हैं टी हाफ समय में आधा हो जाता है। ठीक है, वही तो अभिक्रिया की अर्धायुकाल कहलाती है। अब थोड़ा इसको ट्रांसफर करते हैं, इसको इधर लाते हैं, यानी कि प्लस का के टी हो जाएगा, प्लस के टी हाफ इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा बेटा आर नॉट, और ये उधर जाएगा तो आर नॉट डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टी हाफ को निकालना है हमको, क्योंकि अर्धायुकाल के लिए सूत्र निकाल रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा बेटा, इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 आर नॉट माइनस आर नॉट बटा 2 और बटा के। ठीक है, ये के भी इधर जाएगा ट्रांसफर होके, तो यहाँ पे एक नया सूत्र हमको मिल जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2 आर नॉट में से आर नॉट घटेगा तो बचेगा आर नॉट डिवाइड बाई 2 के। ठीक है, और यही हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र। फिर से एक बार समझाते हैं, हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कर लिया था, और वो समाकलित वेग समीकरण क्या था बेटा, आर टी इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस आर नॉट। ठीक बात। अब आर टी के जगह, यहाँ पे देखिए टी के जगह पे हमने टी हाफ रखा, तो आर टी के जगह पे टी हाफ समय में अभिकारक की सांद्रता, तो टी हाफ समय में अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है, तो यहाँ हम आर नॉट बाई 2 रख देंगे। अब हम के टी हाफ को इधर उठा लाए, इसको उधर भेज दिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया और हमको एक मस्त सा सूत्र प्राप्त हो गया कि टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइड बाई 2 के। और यही है बेटा हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। अगर कोई भी क्वेश्चन देगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसके अर्ध आयुकाल की गणना कर दो, तो आप यही फार्मूला वहां अप्लाई करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना करते हैं। किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कैसे करेंगे,
फिर हम सपोज करेंगे कि माना शून्य समय पर अभिकारक की सांद्रता आर नॉट थी, तो टी हाफ समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाएगी, आर नॉट डिवाइड बाई 2। आधा समय के यानी अर्ध आयु काल में अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाएगी, आधा हो जाएगी। अब प्रथम कोट के लिए इसके पिछले क्लास में हमने समाकलित वेग समीकरण प्राप्त किया था, और वो समाकलित वेग समीकरण बिना लिखे हम अर्ध आयु काल की गणना नहीं कर सकते हैं। तो वो समाकलित वेग समीकरण क्या था, वो समाकलित वेग समीकरण था ln RT, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का KT प्लस ln R नॉट। ये आप भी कैलकुलेट किए थे हमारे साथ मिलकर। ln RT इज इक्वल टू माइनस का KT, ठीक है, प्लस ln R नॉट। ये हमारा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पर हम टी हाफ रखेंगे तो यहाँ पर आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। देखिए टी हाफ रखने पर ये सांद्रता कितनी हो जाएगी, आर नॉट डिवाइड बाई 2। तो रखिए ln, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर नॉट डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम टी हाफ रखने जा रहे हैं। जब हम अर्ध आयुकाल को रखेंगे, टी हाफ रखेंगे, तो ये जो सांद्रता टी समय के बाद सांद्रता थी वो आधी हो जाती है अर्ध आयुकाल में। तो यहाँ पर सांद्रता हमने कितना लिख दिया, आर नॉट डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू KT। अब KT नहीं लिखेंगे बेटा, टी हाफ लिखेंगे, ठीक है, प्लस ln R नॉट ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब इसको हम इधर उठा लाते हैं और लिखते हैं KT हाफ इज इक्वल टू ln R नॉट माइनस ln R नॉट बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, इसको ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। KT हाफ इज इक्वल टू ln को बेटा हम log 10 के रूप में लिख सकते हैं। हमने कहा था कि ln को अगर हम चाहें तो log 10 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, उसका एक स्थिरांक होता है 2.303 का गुणा करके। अगर कोई चीज ऐसे लिखा हुआ है ln x, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं log 2.303 log 10x। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी ln को log 10 के रूप में हम लिख सकते हैं, बशर्ते हमको 3.303 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो वही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं 2.303, ठीक है, log 10 R नॉट, ठीक है, और माइनस 2.303 log 10 R नॉट बाई 2, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा और हल करते हैं। KT हाफ इज इक्वल टू, इसमें से 2.303 कॉमन ले लें, ठीक है, 2.303 हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, log 10 R नॉट माइनस log 10 R नॉट बाई 2। अब आपने भी पढ़ रखा होगा कि ये जो log है ना, इसका जो माइनस होता है उसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। सूत्र होता है log x माइनस log y, ठीक है, इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं log x अपॉन y, ऐसे लिख सकते हैं। log x माइनस log y को हम इकट्ठा करेंगे तो माइनस डिवाइड में हो जाता है। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे बेटा, और हो जाएगा KT हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 10, और ये हो जाएगा R नॉट डिवाइड बाई R नॉट बाई 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक लिख देते हैं। R नॉट बाई 1 कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। डिवाइड के रूप में हमने लिख दिया R नॉट डिवाइड बाई R नॉट बाई 2। तो ऊपर वाले में तो नहीं था बटा, उसको हमने बटा 1 कर दिया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा और हल करते हैं। इसको थोड़ा मिटा दें बेटा कुछ समय के लिए। अब यहां पर हो गया KT हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 10, और ये देखिए यहां हो जाएगा 2R नॉट डिवाइड बाई R नॉट, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा के टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 10 आर नॉट से आर नॉट कट गया, log 10 2 हो जाएगा। ठीक है, और log 10 2 का मान होता है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, के टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 10 2 का मान होता है 0.301। ठीक है, log 10 2 का मान कितना होता है 0.301। अब यहाँ पे टी हाफ को आप उधर के को आप उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपको एक फार्मूला मिल जाएगा कि टी हाफ इज इक्वल टू, इसका गुणा करने पर जो अंक आता है बेटा वो है 0.693। क्या आता है 0.693 अपान के, और ये है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना। एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया को मैं समझाता हूं कि कैसे कैसे क्या हुआ है। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि हम समाकलित वेग समीकरण को लिखें, जो हम पिछले लेक्चर में इसको निकाले थे। तो वो समीकरण है बेटा ln RT इज इक्वल टू माइनस का KT प्लस ln R नॉट। ठीक बात। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हम T के जगह पे T हाफ रखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो हम पहले पुराना वाला समीकरण लिख दिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे T इज इक्वल टू T हाफ रखने पर। ठीक है, जब T इज इक्वल टू T हाफ रखोगे तो RT के जगह पे R नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ln R नॉट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस KT हाफ प्लस ln R नॉट। आपको इधर लाते हैं और ln R नॉट डिवाइड बाई 2 को इधर लाते हैं। ठीक है, तो KT हाफ इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि ln को log में बदलने के लिए, log 10 के रूप में लिखने के लिए 2.303 का गुणा करते हैं। तो हम 2.303 का गुणा कर दिए तो log 10 के रूप में हो गया। यहाँ पर भी ln को हम गुणा करके log 10 के रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब हम 2.303 को कॉमन ले लिए। आप जानते हैं log को माइनस में लॉन्ग फॉर्म में लिखें, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने वही काम किया है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, R नॉट से R नॉट काट दिया, log 10 2 का मान होता है 301, गुणा कर दिया, एक हमको अंक मिल गया 0.693, के को उधर ट्रांसफर कर दिया, और इस प्रकार आ गया अर्ध आयुकाल इज इक्वल टू 0.693 बटा के। समझ में आ गया बेटा। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए था, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इसके पहले हमने कैलकुलेट किया था कि टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइड बाई 2k। ठीक, ये था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो अगर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल में R नॉट आ रहा है, मतलब R नॉट घटने बढ़ने से इस पर फर्क पड़ेगा, और यहाँ पर R नॉट नहीं आ रहा है, मतलब इसके घटने बढ़ने पर अर्ध आयुकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे टू यू।